सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर कॉफरेंस इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में व्यापार, विस्तार और पतन। बहुत ही संक्षेप में इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के आपके समक्ष पार्ट 2 में उपस्थित हूं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1502 में भारत में पदार्पण होती है और इसकी रुचि मसालों में इंडोनेशिया के मसालों में अधिक थी बजाय भारत के। तो क्या कारण था कि भारत में इसकी रुचि बढ़ी? ये दूसरे नंबर पर है कि भारत में इसकी रुचि इंडोनेशिया के बाद आई, लेकिन उन मसालों के अलावा जो भारत से महत्वपूर्ण चीजें वे निर्यात करते थे अपने देशों में, वे थे सोरा, कच्चे रेशम, सूती वस्त्र, सीसा, चावल, अफीम, नील और काली मिर्च आदि मसालों का वे अपने देशों में निर्यात करते थे। प्रायः बंगाल से डच लोग सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। रेशम, सोरा और अफीम का भी निर्यात वो बंगाल से करते थे। हालांकि डचों के जो मुख्य प्रतिद्वंदी भारत में थे वे पुर्तगाली थे, इसलिए डचों ने धीरे धीरे सभी पुर्तगाली मसालों केंद्रों पर अपना अधिकार करना शुरू किया, उनकी शक्ति कमजोर की और धीरे धीरे वे अपने को मजबूत करते चले गए। लेकिन कालांतर में अंग्रेजों के सामने वे टिक नहीं सके, क्योंकि अंग्रेजों की नौ सैनिक बेड़ा अधिक मजबूत थी अपेक्षा डचों के। फिर भी 1605 में जब मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना हुई, उसके बाद क्रमशः इस पर कल चर्चा की जा चुकी है कि पुलिकट में 1610, सूरत में 1616 में, ऐसे करते करते वे अपने 1663 तक कोचीन तक सभी व्यापारिक केंद्र भारत में स्थापित कर चुके थे। जब 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अंबायना और बाद में इंडोनेशिया मसाला द्वीप पर अधिकार कर लिया था। हालांकि 1613 में जकार्ता को जीतकर बैटविया नामक नए शहर की स्थापना कर दी थी। 1613 ईस्वी में जकार्ता को जीत लिया और बैटविया नामक एक नगर स्थापित किया। ये डचों की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आगे पाते हैं कि मलक्का और सिलोन पर भी पुर्तगालियों को हटाकर डचों ने अधिकार कर लिया। 1641 में मलक्का पर, 1658 में सिलोन पर, जिसे अब श्रीलंका कहा गया, पर पुर्तगालियों को हटा करके इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। हालांकि इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 1653 में चीन सुराव को लेकर थी, जो सर्वाधिक व्यापारिक महत्वपूर्ण मजबूत केंद्र बन गया था इनका। यहीं पर डचों ने एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम था गुस्तावुल। ये एक मजबूत किला था, चीन सुरा में स्थित था। ये चिनसुरा बंगाल में हुगली के पास स्थित था। इसके अलावा डचों की जो बहुत महत्वपूर्ण बस्ती थी वो कोरोमंडल तट दक्षिण भारत में पुलिकट था। यह पुलिकट 1610 ईस्वी में डचों के व्यापारिक केंद्र के रूप में सामने आता है। वैसे भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुलिकट स्थित गिल्ड्रिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं की गई थी। डचों ने पुलिकट में, जो दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट पर स्थित था, अपने स्वर्ण निर्मित सिक्के जारी किए जिसे पैगोडा कहा गया। हालांकि भारत में डचों की जो व्यापारिक गतिविधियां थी वह मसाले से अधिक सूती वस्त्रों में थी। सूती वस्त्रों में उनकी रुचि इतनी अधिक थी कि सूरत जैसे स्थान को उन्होंने सबसे बड़ा अपना व्यापारिक निर्यातक केंद्र बनाया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे पूर्वी भारत में हुगली के पास चिनसुरा में उनकी फैक्ट्री महत्वपूर्ण थी। हालांकि बंगाल में उनकी प्रथम जो डचों की फैक्ट्री थी वो 1627 में पिपली में स्थापित की गई थी, लेकिन उसके बाद वहां का जो हुगली के पास महत्वपूर्ण स्थल था चिनसुरा, वो 1653 में अस्तित्व में आया और ये
इतना महत्वपूर्ण साबित हुआ कि वहां के जो फोर्ट था, जो किला था, उसका नाम ही गुस्तावुल फोर्ट रख दिया गया। उसी तरह दक्षिण भारत में पुलिकट महत्वपूर्ण केंद्र बन गया व्यापारी, और पश्चिम भारत में सूरत महत्वपूर्ण डचों के व्यापारी केंद्र बन गए। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1664 में डचों को 31.5% वार्षिक चुंगी लेकर के बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। तत्पश्चात हम आगे पाते हैं कि 1690 तक आते आते जो पुलिकट का स्थान था, उसके स्थान पर उसमें नागपट्टनम को डचों का मुख्यालय तक बना दिया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाला जो केंद्र था सूती वस्त्रों के व्यापार से, वह पश्चिम भारत में सूरत था। हालांकि 1759 तक आते आते बेदारा के युद्ध में डचों की स्थिति तब कमजोर पड़ गई जब अंग्रेजों और डचों के बीच में युद्ध हुआ। समय है 1759। इसमें डच पराजित हुए, अंग्रेज विजयी हुए। इसी युद्ध के बाद बंगाल के नवाबी बदल गए, यानी मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को लाया गया। इसे 1760 की क्रांति भी कहा गया। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन इसके बाद से ही डच व्यापारिक क्षेत्रों से धीरे धीरे किनारे होते गए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात रखना जरूरी समझेंगे कि कलकत्ता के जो कासिम बाजार था, उसमें डच व्यापारियों ने रेशम उद्योग की स्थापना किया था, जिसमें उस जमाने में 3000 श्रमिकों ने कार्य किया था। ये क्वेश्चन IS 97 में भी पूछा जा चुका है। 1650 में स्थापित उस उद्योग से 17वीं शताब्दी का सर्वाधिक रेशम उत्पादन हुआ। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कलकत्ता के कासिम बाजार में 3000 श्रमिक बड़ा मायने रखते हैं डचों के द्वारा। कालांतर में धीरे धीरे डच पराजित होते गए, और उनके पराजय के जो महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं वह है उनके नौसैनिक शक्ति कमजोर होती गई, सरकारी नियंत्रण बढ़ते गए, मशालों के दीपों पर अधिक ध्यान देना, ये सब चीजें ऐसी थी जो उनको भारत से बाहर रुचि ले गया। तो भारत में डचों के आगमन का परिणाम स्वरूप सूती वस्त्रों का निर्यात सर्वोच्च स्थिति में बढ़ा। भारतीय वस्त्रों का यूरोप में निर्यात का इतना गहरा असर पड़ा कि इंग्लैंड आगे चलकर वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि डच व्यापारिक व्यवस्था जो सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित था, इनके फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर डच कंपनी के साझेदारों का लाभांश वाणिज्यिक इतिहास में अपने आप में रिकॉर्ड है। लगभग 200 वर्षों के कार्यकाल में कंपनी ने औसतन 18% का लाभांश प्राप्त किया था। इस प्रकार डच लोग जैसे पुर्तगालियों को हटा करके अपनी स्थिति मजबूत किए थे भारत में। उसके बाद जब अंग्रेजों का आगमन होता है तो डचों की स्थिति भी धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है और अंग्रेजों की स्थिति दिनों दिन मजबूत होती चली जाती है। अपने अगले अंक में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजों के वर्णन के साथ शुरुआत करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।